आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अवामी नुमाइंदों की कोताह अंदेशी शहर की तरक्की में बनी रुकावट। मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने की तनकीद। एयरपोर्ट ओवरब्रिज का काम रोकने का किया मुतालबा। पेट्रोल पंप पर शुरू किए जाएं टीका सेंटर। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने जिला कलेक्टर से किया मुतालबा। आज़ादी के लिए 23 जून 1857 को औरंगाबाद में भी लड़ी गई थी खूनी जंग। डॉक्टर शेख रमजान ने उजागर किया काबिल फख्र तारीख का बाब। और फीस के लिए दबाव डालने वाले स्कूलों पर होगी सख्त कार्रवाई, एजुकेशन ऑफिसर ने दिया इंतबाह। अब खबरें तफसील से। चिकलथाना एयरपोर्ट के सामने तामीर किए जा रहे ओवरब्रिज की मुखालिफत करते हुए मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने मकामी सियासतदानों और मुंतखब अवामी नुमाइंदों पर तनकीद करते हुए कहा कि औरंगाबाद के कायदीन व नुमाइंदों में दूर अंदेशी नहीं थी, जिसकी वजह से शहर में किए गए तरक्याती काम आज शहर की तरक्की में रुकावट बने हुए हैं। उस फ्लाईओवर के ताल्लुक से रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन है, मैंने कल के दिन उनको बताया था, क्योंकि एक डेलीगेशन शिवाजी नगर से आया हुआ था, उनके पास जाके, क्योंकि दिक्कत ये हो रही है कि उसके लिए फ़ंड सैंक्शन हो गया है, सब कुछ हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो काम शुरू नहीं हो रहा है। तो अब रेलवे बोर्ड DRM ऑफिस से ये पता चला है कि चूँकि ज़्यादा अमाउंट का काम है वो, तो इस वजह से उसके अंदर रेलवे बोर्ड की परमिशन लेना ज़रूरी होता है करके, तो वो एक इम्पॉर्टेंट काम है। दूसरे एक दो जो मुद्दे हैं वो मुद्दे भी विकास से जुड़े हुए हैं, डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं। जैसा आप लोगों को मालूम होगा कि 72 करोड़ रुपये लगाकर हमारे जालना रोड का काम किया जा रहा है, जो कैम्ब्रिज स्कूल से लेके नगर नाके तक ये काम जा रहा है। और इसमें अलग अलग जगह के ऊपर ये फुट ओवर ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं और फ्लाईओवर्स बनाए जा रहे हैं। उसमें एक फ्लाईओवर को लेकर हमारा विरोध है। ये काम वैसे 2020 के अंदर सैंक्शन हुआ, लेकिन आपको मालूम है कि 2020 से लगातार 1.5 साल तक ये काम बंद पड़ा हुआ था। ये जब इसका प्लानिंग हो रही थी, उस वक्त प्लानिंग के दौरान ही मैंने तो शुरुआत से ही इस बात के ऊपर जोर दिया था कि औरंगाबाद को एक फुल फ्लाईओवर चाहिए जो नगर नाके से निकल के सीधा चिकलठाने के बाहर छोड़े। लेकिन पिछले जो भी सत्ता के अंदर थे या जो भी नेता लोग थे, उनकी एक दूरदृष्टि नहीं होने की वजह से उन्होंने टुकड़ों टुकड़ों के अंदर हमको अलग एक 2-4 फ्लाईओवर्स दे दिए। अभी 2 दिन पहले मैं जब पूना से वापस आ रहा था, अहमदनगर जैसे शहर के अंदर पूरा शहर से बाहर निकलने वाला एक फ्लाईओवर अलॉट किया गया है। नासिक के अंदर सेम वैसा ही है। हैदराबाद के अंदर 19 किलोमीटर का फ्लाईओवर है, और हमको जब फ्लाईओवर दिया जाता है तो टुकड़ों टुकड़ों के अंदर दिया जाता है, जबकि होना ये चाहिए था कि हमको भी एक फुल फ्लाईओवर देना चाहिए। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर चूँकि है तो ये है कि हमारे को ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है, अब हमको काम स्टार्ट करना है, तो हम उनको अच्छे तरीके से ये बता रहे हैं कि औरंगाबाद को वहाँ पर फ्लाईओवर नहीं चाहिए, जहाँ चाहिए आपको वहाँ पर बनाना है करके। और अगर वो उसके ऊपर अड़े रहे तो हम वो काम वहाँ पे एयरपोर्ट के फ्लाईओवर को हम नहीं होने देंगे। हम एयरपोर्ट की जगह जहाँ पर लोक प्रतिनिधि जो लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके हिसाब से जहाँ पर चाहिए वो फ्लाईओवर वहाँ पर बनाने की हम बात करेंगे। शहर के पेट्रोल पंप पर बड़ी तादाद में शहरियान आते हैं। इनमें 18 साल से ज़्यादा उम्र वाले नौजवानों की ज़्यादा तादाद होती है, इसलिए पंप पर टीका सेंटर कायम करने से टीका अंदाजी मुहिम की रफ्तार तेज़ होगी। ये बात औरंगाबाद पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी अखिल अब्बास ने कही। औरंगाबाद पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से जिला कलेक्टर से मुतालबा किया गया कि शहर के कुछ पेट्रोल पंप पर टीका सेंटर शुरू किया जा सकता है। शहर में ऐसे पेट्रोल पंप मौजूद हैं जिनका अहाता काफ़ी वसी व अरीज है। यहाँ टीका सेंटर शुरू किए गए तो तमाम तर सहूलतें फराहम करने के लिए पेट्रोल पंप मालिकान तैयार हैं। एडीएन से बात करते हुए एसोसिएशन के सेक्रेटरी अखिल अब्बास ने ये बात कही। हमने लॉकडाउन के टाइम पे कलेक्टर साहब से निवेदन दिए थे कि भाई हमारा जो पेट्रोल पंप है औरंगाबाद में, जितने भी पेट्रोल पंप है जो बड़े साइज़ के, जैसा कि मेरे पास एरिया बड़ा है मेरा, तो ऐसे 5-6 पेट्रोल पंप्स पे आप है तो लसीकरण का, ये जो वैक्सीनेशन का आप ड्राइव ले सकते हो।
आप देखे होंगे बहुत से दूसरे कंट्रीज़ में जो गाड़ियों में भी उन लोग ने है तो वैक्सीनेट करके दिए। जैसा आप गाड़ी में बैठे तो आपको उतरने की भी ज़रूरत नहीं है, वो लोग है तो रजिस्ट्रेशन आपका करके इमीडिएट गाड़ी के अंदर आपको वैक्सीनेट करके दे देते हैं। तो हमने उन्हें कहा कि भाई हमारे पास जगह बहुत है और हमारे पास जो फुटफॉल है, जो लोग आते हैं हमारे पंपों पे, तो वो बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो ये जो हम चाहते हैं कि अभी 18 तारीख से जो कल से शुरू हुआ है वैक्सीनेशन का ऑल ओवर इंडिया में, तो हम चाहते हैं कि हमारा भी एक कंट्रीब्यूशन रहे हमारे पंप वालों के तरफ से कि लोगों को एक सुविधा हो जाए। जारी तालीमी साल में तमाम स्कूलों में ऑनलाइन तालीम जारी है, लेकिन एंड्रॉयड मोबाइल न होने से कई तलबा तालीम से महरूम हैं। ऐसे तलबा की मदद के लिए प्रहार संघटना ने इनकी मदद करने के लिए शहरियान से अपील की है। मागील 1.5 वर्षापासून विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक शाळा बंद असल्यामुळं बऱ्याच विद्यार्थ्यांचं यामुळं नुकसान झालेलं आहे आणि या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी शासनाने सुद्धा ऑनलाईन शिक्षणाची सोय किंवा पर्याय शासनाने उपलब्ध करून दिला। परंतु या ऑनलाईन शिक्षणापासून अजूनही बरेच काही विद्यार्थी वंचित आहेत। त्याचं कारण असं की त्यांच्याकडं ऑनलाईन क्लासेससाठी अँड्रॉईड मोबाईल उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांना त्यांचं ऑनलाईन शिक्षण जे आहे तर ते घेता येत नाही। त्यामुळं प्रहार शिक्षक संघटनेला ही बाब लक्षात आली आणि प्रहार शिक्षक संघटनेने समाजातील जे दानशूर किंवा जे समाजासाठी काहीतरी करण्यासाठी पुढे येत असतात अशा लोकांसाठी प्रहार शिक्षक संघटनेकडून आम्ही आवाहन करतो आहे की किमान आपण आपल्या घरामध्ये जर एखादा चालू अँड्रॉईड मोबाईल असेल आणि तो तुम्ही जर वापरत नसाल तर असा मोबाईल तुम्ही काय करा, एखाद्या गरीब विद्यार्थ्याला की ज्याचं फक्त मोबाईल नसल्यामुळे ऑनलाईन शिक्षण बंद आहे तर अशा विद्यार्थ्यांना तुम्ही तो मोबाईल दिला तर फार बरं होईल आणि त्यामुळे त्याचं जे खंडित झालेलं जे शिक्षण आहे ते शिक्षण पूर्ववत सुरू राहील। आणि प्रहार शिक्षक संघटनेच्या वतीने आम्ही असं आवाहन करतो की आपण आपले अँड्रॉईड मोबाईल जे आहेत ते डोनेट करावेत। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर जयंत पाटिल 24 जून से 4 जुलाई तक मराठवाड़ा का दौरा करेंगे। पार्टी के जिला सदर कैलाश पाटिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दौरे की तफसीलात बतलाई। इस दौरे में इनके हमराह पार्टी की तमाम इकाइयों के सुदूर रूपाली चाकणकर, महबूब शेख और सुक्षना सलगर मौजूद रहेंगे। उद्यापासून म्हणजे 24 जूनपासून तर ते 4 जुलैपर्यंत मराठवाड्याची राष्ट्रवादी परिसंवाद यात्रेनिमित्त या ठिकाणी उद्यापासून उस्मानाबादवरून पक्ष संघटनेला मजबूत करण्यासाठी आणि विधानसभानिहाय आढावा घेण्यासाठी मराठवाड्याचा दौरा उद्यापासून सुरू करणार आहेत। आणि औरंगाबाद येथे हा दौरा 1, 2 आणि 3 जुलै या ठिकाणी औरंगाबादमधील 9 मतदारसंघाचे विधानसभानिहाय या ठिकाणी आढावा घेतला जाईल। पक्ष संघटन मजबूत करण्याच्या दृष्टिकोनातून जयंत पाटील साहेब या ठिकाणी बैठका घेतील आणि ह्या बैठका कोविडचे सगळे नियम पाळून या ठिकाणी तालुका कार्यकारिणी असेल, जिल्हा कार्यकारिणी असेल, शहर कार्यकारिणी असेल किंवा विधानसभानिहाय प्रदेशचे पदाधिकारी असतील या सर्वांशी जयंत पाटील साहेब संवाद साधणार आहे आणि पक्ष बळकट करण्याच्या दृष्टिकोनातून या ठिकाणी त्यांचा हा दौरा आहे। अशा प्रकारचं नियोजन या ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने करण्यात आलं आहे। मुआशरे में अनदेखी का शिकार उम्र रसीदा अफराद को मोबाइल टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तैयार करदा किताब का इजरा मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर भागवत कराड़ के हाथों अमल में आया। ये प्रोग्राम घाटी अस्पताल में मुनक्किद किया गया था। सिंगल फैमिली के बढ़ते रुझान का सबसे ज्यादा असर उम्र रसीदा अफराद पर हो रहा है। आज माशरे में हर शख्स अपनी जिंदगी में मगन है, घर के बुजुर्गों की तरफ देखने की फुर्सत नहीं है। ऐसे हालात में बुजुर्ग अकेलापन महसूस करते हैं। बुजुर्ग अफराद को भी जदीद टेक्नोलॉजी से जोड़ने और मोबाइल की मालूमात फराहम करने के लिए नाइलेट की जानिब से एक मालूमाती किताब शाये की गई। घाटी अस्पताल के ऑडिटोरियम में एक तकरीब में इस किताब का इजरा मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर भागवत कराड़ के हाथों अमल में आया। तकरीब में डॉक्टर कानन बाला येड़ीकर, नाइलेट के इंचार्ज ऑफिसर संजीव कुमार गुप्ता और डॉक्टर मंगला बोरकर मौजूद। डॉक्टर मंगला बोरकर ने एडीएन से बात करते हुए
बुजुर्गों के लिए शाये की गई इस किताब की तफसीलात बताई। म्हणजे सेंट्रल गव्हर्नमेंटची स्कीम आहे की जे वयस्कर लोक असतात, ज्येष्ठ नागरिक 60 वर्ष आणि त्याच्यावरचे, तर त्यांना स्मार्टफोन्सचं प्रशिक्षण देणं आणि जे वेगवेगळे शासनाचे काही चांगल्यापैकी योजना आहेत तर त्याविषयी आणि काही नियम लॉज असतात तर त्याच्याविषयी कायदे त्याच्याविषयी पण त्यांना माहिती देणं हे त्यांचं मुख्य उद्देश आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना एकटेपणा असतो, विशेषतः या कोविडच्या दिवसात ते खूप असे एकटे पडतात आणि स्मार्टफोनचा वापर करणं तितकंसं त्यांना सोपं जात नाही. तर ते जर त्यांना वापर करता आलं तर ते एकमेकाशी जुळून राहू शकतात. त्याशिवाय त्यांना बरीच माहिती मिळू शकते, डॉक्टरांचा वगैरे संपर्क करू शकतात आणि न्यूज किंवा बाकी इतर माहिती पण मिळू शकते. आपल्याला तर माहिती आहे स्मार्टफोन आणि मीडियाचं किती महत्त्व आहे ते. तर त्या दृष्टीने हा कार्यक्रम आयोजित केला आहे आणि इथून ते 3000 लोकांना आपल्या जिल्ह्यात, तसे 5 जिल्हे त्यांनी निवडले आहेत, ते तुम्हाला त्याची माहिती देतील. तर ठाणं, औरंगाबाद आहे, नंदुरबार, अकोला आणि नाशिक, तसे 5 जिल्हे त्यांनी निवडले. तर त्यापैकी आपला औरंगाबाद जिल्हा पण ह्या पायलट प्रोजेक्टमध्ये निवडलेला आहे. ओबीसी रिजर्वेशन की बहाली के लिए बीजेपी 26 जून को चक्का जाम आंदोलन करेगी, ये ऐलान आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेंबर असेंबली अतुल सावे ने किया. महाराष्ट्रामध्ये या आघाडी सरकारने जे ओबीसी समाजाला राजकारणामध्ये आरक्षण होतं त्याची सुप्रीम कोर्टामध्ये जी केस चालू होती त्या केसमध्ये 15 महिने लक्ष न घातल्यामुळे त्याच्यामध्ये हे आरक्षण रद्द झालं. आज या आरक्षणाच्या विरोधात आम्ही 26 तारखेला या संभाजीनगर शहरामध्ये चक्का जाम आंदोलन करणार आहोत, ज्या माध्यमातून सरकारला जाग यावी आणि जे ओबीसी समाजाचं आरक्षण आहे राजकारणामधलं ते ताबडतोब त्याच्यासाठी जो इम्पिरियल डाटा सुप्रीम कोर्टात सबमिट करायला पाहिजे तो त्यांनी करून ते पुन्हा ओबीसी समाजाला मिळवून देण्याकरता त्यांनी प्रयत्न केले पाहिजे. त्याच्याकरता आमचं हे आंदोलन तीव्र असणार. निवडणूक आयोगाने 70 जिल्हा परिषद आणि 130 पंचायत समितीच्या गणासाठी निवडणूक जाहीर केली. भाजपच्या नेत्यांनी अंतिम श्रावणाची भूमिका घेतली होती की आम्ही निवडणुका होऊ देणार नाही. या संदर्भात तुमची काय भूमिका आहे? आमच्या नेत्या पंकजाताई मुंडे यांनी पुण्यामध्ये ज्यावेळेस पत्रकार परिषद घेतली होती, पत्रकारांनी प्रश्न विचारले असताना सांगितलं होतं की या निवडणुकात जोपर्यंत ओबीसीच्या आरक्षणाचा निर्णय कोर्टातून होत नाही तोपर्यंत त्याच्यावर आम्ही निवडणुका होऊ देणार नाही. आम्ही आजही तुम्हाला सांगतो की आमचा या निवडणुकींना विरोध असणार आहे. खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं. आप देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़.
वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। आज़ादी की पहली लड़ाई में औरंगाबाद का भी नाकाबिले फरामोश किरदार रहा है। 23 जून को औरंगाबाद में आज़ादी के मतवालों और अंग्रेज़ों के दरमियान खूनी जंग हुई थी। आज इस प्रोग्राम पर एक खुसूसी प्रोग्राम के ज़रिए इन शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किया गया। औरंगाबाद की इस काबिल फ़ख्र तारीख़ को उजागर करने वाले डॉक्टर शेख रमज़ान को इस प्रोग्राम में बतौर ख़ास मदऊ किया गया। 23 जून 1857 को औरंगाबाद में आज़ादी के लिए हुई खूनी लड़ाई में अंग्रेज़ी फ़ौज ने हिंदुस्तानी फ़ौजियों पर फायरिंग की थी। आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों को तोप से बांधकर उड़ा दिया गया, तलवारों से इनके बदन छलनी कर दिए गए। आज़ादी की पहली लड़ाई के दौरान औरंगाबाद में लड़ी गई इस लड़ाई की तारीख से शायद ही कोई वाकिफ़ हो, लेकिन इस वक्त के अंग्रेज़ अफसरों ने इस लड़ाई की रिपोर्ट अपने रोज़नामचे में दर्ज की थी। इसके बाद ये रिपोर्ट गुज़रते वक्त के साथ जमती धूल की दबीस तह में दब गई। शहर के मारूफ तारीखदान डॉक्टर शेख रमज़ान ने इस धूल को साफ़ किया और शहरियान के सामने इस काबिल फ़ख्र तारीख को पेश किया। छावनी के लोखंडी पुल से ये तारीख जुड़ी है। आज 23 जून के मौके पर खाम नदी के सरसब्ज़ व शादाब किनारे पर एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया, जिसका एहतमाम छावनी कंटोनमेंट बोर्ड ने किया था। प्रोग्राम में डॉक्टर शेख रमज़ान को बतौर ख़ास मदऊ किया गया। इनके अलावा ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान, छावनी के स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर उपेंद्र सिंह आनंद, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे, छावनी के CEO विक्रांत मोरे मौजूद थे। डॉक्टर रमज़ान ने 1857 को आज ही के दिन औरंगाबाद के लोखंडी पुल पर अंग्रेज़ों और हिंदुस्तानी फ़ौज के दरमियान हुई लड़ाई की तारीख बयान की। ब्रिगेडियर उपेंद्र सिंह ने डॉक्टर शेख रमज़ान की काविशों की सताइश करते हुए कहा कि आज़ादी की लड़ाई में औरंगाबाद का भी अहम किरदार था। ये तारीख़ यकीनन काबिल फ़ख्र है। अब इस तारीख़ को अपनी आने वाली नस्लों तक पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी है। डॉक्टर शेख रमज़ान ने 23 जून 1857 को अंग्रेज़ों और हिंदुस्तानी फ़ौज के दरमियान आज़ादी की लड़ाई की तारीख़ अंग्रेज़ी अफसरान के रोज़नामचों और हुकूमत निज़ाम के कलेक्टर की जानिब से इन तारीख़ी वाक़यात पर लिखी गई रिपोर्ट और इस वक्त के हालात व तारीख़ी वाक़यात की छानबीन के बाद शहर की तारीख़ के इस अहम और काबिल फ़ख्र बाब को उजागर किया। खूब सारे यहाँ पे रूलर्स आए, किंग्स, एम्परर्स, राजा महाराजा, बहुत लोग आए हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ के बस के रह गए हैं, यहाँ के बन के रह गए हैं। जब मुगल्स आए तो आज हम अपनी हिस्ट्री अगर पढ़ते हैं तो मुगल हिस्ट्री पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि जब मुगल्स आए यहाँ पे बस के रह गए, अपने साथ कुछ कल्चर लेकर आए, इधर का कुछ कल्चर अडॉप्ट किया और जो मिक्स्ड कल्चर है वो आज हम जी रहे हैं। ये जो आज़ादी की लड़ाई थी बहुत खूंखार बनती जा रही थी और इसलिए सब घबरा रहे थे और बोल रहे थे कि यहाँ पे अगर कुछ हुआ तो हम तो ख़त्म है और यहाँ की जो पूरी प्रिंसिपैलिटी है, प्रिंसिपैलिटी का अर्थ है कि पूरा जो राज है वो यहाँ से हमारे हाथों से चला जाएगा, क्योंकि एक चिंगारी ज्वाला बनते हुए देर नहीं लगती। तो वो जो सपोर्ट है वो आसपास का एरिया, आपको बताया ये ट्रायंगल जो बना हुआ है, दौलताबाद, औरंगाबाद और ये छावनी एरिया, ये जो ट्रायंगल बना हुआ था तो ये कहीं पे छावनी में लिमिटेड नहीं था, औरंगाबाद में लिमिटेड नहीं था, दौलताबाद में लिमिटेड नहीं था। अंदर जो आग जल रही थी वो सबकी जल रही थी और सब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो आज हम शुक्रगुजार हैं उन सभी के जिन्होंने इस चिंगारी को शुरू किया, ये आग दी और ये फैली। अलग बात है कि वो सक्सेसफुल नहीं हुए, लेकिन वो सक्सेसफुल एक उम्मीद जगाने में हुए, वो उम्मीद कि उसके बाद आज़ादी की लड़ाई बंद नहीं हुई। बोहरा कठड़ा सराफे में रास्ते की तामीर के काम का इफ्तिताह आज मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील के हाथों अमल में आया। इस काम के लिए इम्तियाज़ जलील ने फंड फराहम किया है। औरंगाबाद शहर के वस्त में वाक़ शाहगंज, पानदरीबा और सराफा से मुत्तसिल बोहरा कठड़ा इलाका है। यहाँ बोहरे समाज का जमात खाना और मस्जिद भी है। इसके अलावा ये शहर के गंजान आबादी वाले इलाके और ट्रैफिक के लिए भी इंतहाई मसरूफ़ है। यहाँ बोहरा कठड़ा की सड़क का काम गुज़श्ता कई सालों से अल्तवा में पड़ा हुआ था। बोहरा समाज की दरख्वास्त पर मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील ने फ़ंड फराहम किया। आज इस रास्ते की तामीर का इफ्तिताह इम्तियाज़ जलील के हाथों अमल में आया। इस मौके पर बोहरा आमिल शेख अब्द मुनाफ, शेख मुकर्रम, अली असगर पेटीवाला, शब्बीर झंडेवाला, अशफाक भाई, हकीमुद्दीन नांदेड़वाला और मुफद्दल गाड़ीवाला समेत कसीर तादाद में बोहरा समाज के अफराद मौजूद थे। तकरीबन ये 10 साल से हमारे गली का हाल बहुत बेकार हो गया था। यहाँ पे मस्जिद भी है और बोहरा कम्युनिटी का जमात खाना भी है। यहाँ पे चलने की जैसी जगह भी नहीं बची है।
इसीलिए और खासदार साहब ने इसको हमारे को ऑब्लाइज करके बहुत ही ज़्यादा हमारे को इज़्ज़त अफजाई बख्शी है। कोशिश करेंगे कि ये रोड बनने के बाद में वापस से इनॉग्रेशन के लिए खासदार साहब फिर से आए। ये एक बहुत अहम रास्ता है जो हमारे बोहरी समाज का जो मेन क्या कहेंगे मस्जिद भी है, मस्जिद और मरकज़ दोनों भी है और यहीं से लोग आते जाते हैं। आप रोड की हालत देख रहे हैं कि किस तरह की हालत है, बारिश के अंदर किस तरह से लोग इस रास्ते के ऊपर से गुजरते होंगे। तो जैसे ही मुझे आमिर साहब के पास से बोहरी समाज के जितने भी ज़िम्मेदारान हैं उनकी तरफ से हुक्म आया कि ये रोड हमारे को बना कर देना चाहिए, तो मैंने फ़ौरन उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए आज ये रोड की काम की शुरुआत हो रही है। और इंशाल्लाह जैसे बताया गया है कि कई सालों से बहुत सारे ऐसे काम है जो प्रलंबित है, जो रुके हुए हैं। इंशाल्लाह आज इसकी शुरुआत हुई है। आगे भी जहाँ जहाँ पर भी कोई रुकावट आएगी वो रुकावटों को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। प्राइवेट स्कूलों में फीस वसूली के लिए जारी सख्ती के खिलाफ शिकायत मिलने पर इंतहाई सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये इंतबाह जिला परिषद के एजुकेशन ऑफिसर जायसवाल ने दिया। कोरोना के वबाई दौर में शहर के कुछ स्कूलों में फ़ीस वसूली के लिए तलबा और सरपरस्तों पर दबाव डाला जा रहा है। इस तनाजुर में एजुकेशन ऑफिसर ने ये बयान जारी किया। सुरुवातीला पालकांची जी तक्रार आलेली आहे त्या तक्रारीतील जे मुद्दे आहेत त्या मुद्द्याच्या अनुषंगाने आपण संबंधित संस्थेला नोटीस देतो आणि त्यांना वॉर्निंग देतो का असं तुम्हाला करता येणार नाही, असं जर केलं तर तुमच्या विरुद्ध कायदेशीर कारवाई होऊ शकते। आता उडरीत शाळेचं जर म्हटलं 15 तारखेला सर्व पालक शिक्षण उपसंचालकांना भेटले, मी पण तिथं होतो। शिक्षण उपसंचालक यांनी 15 तारखेलाच आमच्या नावाने पत्र काढलं। सेम डेला आम्ही उडरीतच्या मुख्याध्यापक आणि मॅनेजमेंटला पत्र काढलं का पालकांनी आपल्या विरुद्ध अशा अशा तक्रारी दिलेल्या आहेत, हे अतिशय गंभीर स्वरूपाचे आहेत आणि आपण जे कृती करतायत त्याच्यामुळे फी रेग्युलेशन ॲक्ट 2011 आणि माननीय उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ मुंबई यांनी जो 1 मार्च 2021ला ऑर्डर दिलेला आहे, ह्या दोघांचं उल्लंघन होतं। तर आपण अशा प्रकारचं उल्लंघन करू नये, आपण नियमानुसार कार्यवाही करावी आणि पालकाची कोणती तक्रार येणार नाही याची काळजी घ्यावी। परंतु आम्ही नोटीस दिल्यानंतर 2 दिवसानंतर आम्हाला असं लक्षात आलं का संबंधित शाळेने त्याला रिस्पॉन्ड केलेलं नाही। काही पालकांच्या त्यांनी म्हणजे विद्यार्थ्यांची लिंक बंद केलेली होती, ती लिंकसुद्धा ओपन केलेली नाही। काही विद्यार्थ्यांना त्यांना TC पाहिजे होती, TCसुद्धा दिले, अनेक तक्रारी आहेत। इमिजिएट आम्ही त्याच्यावर निर्णय घेतला। आम्ही 5 अधिकाऱ्यांची एक इन्क्वायरी कमिटी गठीत केलेली आहे, त्याच्यामध्ये लेखा विभागाचा माझा एक लेखाधिकारी पण आहे आणि 2016 ते 2021 मागच्या 6 वर्षामध्ये त्या शाळेने केलेले आर्थिक व्यवहार, त्यांनी कोणती फी आकारली, ती फी आकारणी करण्याचा त्यांना अधिकार आहे का, त्यांनी आकारलेली फी नियमानुसार आहे का, त्याच्यानंतर आकारलेल्या फीमधून फक्त शिक्षण देण्याचा प्रयत्न झाला का, त्याच्यातून काही व्यापारी दृष्टिकोनातून त्यांनी फी आकारली, या सर्व गोष्टीचा शनिवारपर्यंत चौकशी होणार आहे। आणि चौकशी झाल्यानंतर जो अहवाल येईल आम्ही शिक्षण उपसंचालक यांच्याशी चर्चा करून त्याच्यावर कठीणमधून कठीण अतिशय स्ट्रिक्ट ॲक्शन घेणार आहे। गरज पडली तर आम्ही पोलीस विभागामध्ये गुन्हे दाखल करणार आहोत। मुल्क के नामवर उर्दू सहाफ़ी एडिटर मुस्लिम मिरर दहली अब्दुल बारी मसूद औरंगाबाद पर आमद पर रीड एंड लीड फाउंडेशन की जानिब से इनका इस्तकबाल किया गया। कौमी सहाफ़त से वाबस्ता अब्दुल बारी मसूद का ताल्लुक़ पड़ोसी ज़िला बीड़ से है। कौमी उर्दू सहाफ़त की मारूफ शख्सियत सहाफ़ी अब्दुल बारी मसूद आज औरंगाबाद पहुँचे, जिस पर रीड एंड लीड फाउंडेशन की जानिब से इनका इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर इनकी सहाफ़ती ज़िंदगी और सहाफ़ती की मौजूदा सूरत हाल पर मशहूर सहाफ़ी अबू बकर रहबर, न्यूज़ 18 उर्दू के सहाफ़ी अज़हरुद्दीन और मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम वगैरह ने इनसे बातचीत की। अबू बकर रहबर ने अब्दुल बारी मसूद का तारुफ कराते हुए कहा कि ये हमारे लिए खुसूसन एहरियान औरंगाबाद ही नहीं बल्कि इलाक़ा मराठवाड़ा के लिए बड़ी खुशी की बात है कि बीड़ से ताल्लुक़ रखने वाले अब्दुल बारी मसूद ने आज सहाफ़त की दुनिया में आला मकाम व मर्तबा हासिल किया है, जिस पर हमें नाज होना चाहिए। इस नशिस्त में आफाक खान, MD तैयब, ज़फ़र मिर्ज़ा, तालिब बेग ने हिस्सा लिया। अब्दुल बारी मसूद ने कहा कि मुस्लिम नौजवानों को मेरी ये राय है कि वो अपनी मादरी ज़बान के साथ एक से ज़ायद ज़बानों पर अबूर हासिल करें। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ज़्यादा प्रिंट मीडिया की अहमियत है और आज भी लोगों का एतमाद प्रिंट मीडिया पर है। उर्दू सहाफ़त का मुस्तक़बिल ताबनाक बनाने के लिए जदीद तकाज़ों से उर्दू को हम आहंग करना होगा। प्रोग्राम की इब्तिदा में फाउंडेशन के सदर मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम नदवी ने गुलदस्ता पेश करके
इनका इस्तकबाल किया। सूली भंजन खुल्दाबाद के एक काश्तकार की खुदकुशी के लिए तहसीलदार और जिला कलेक्टर को जिम्मेदार ठहराते हुए अन्ना भाऊ साठे फाउंडेशन ने आज डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पर आंदोलन किया। फाउंडेशन ने तहसीलदार और जिला कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। खुल्दाबाद से करीब सूली भंजन में एक काश्तकार पुंडलिक भालेराव के खेत पर किसी गुंडे ने कब्जा करके वहां ईंट भट्टी लगाई। पुंडलिक ने इसके खिलाफ तहसीलदार से शिकायत की थी, लेकिन तहसीलदार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे मायूस होकर पुंडलिक ने खुदकशी कर ली। इसने खुदकशी से पहले जो चिट्ठी लिखी थी, इसमें तहसीलदार को भी जिम्मेदार ठहराया। इस वाक़े के बाद अन्ना भाऊ साठे फाउंडेशन ने जिला कलेक्टर से भी कई बार शिकायत की, लेकिन कलेक्टर ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। बिलाखिर पुंडलिक भालेराव को इंसाफ दिलाने के लिए अन्ना भाऊ साठे फाउंडेशन ने आज डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के सामने मुजाहरा किया और डिविजनल कमिश्नर को एक मेमोरेंडम पेश करके खेत पर कब्जा करने वाले गुंडे और तहसीलदार व कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। सुनील घुसळे नावाच्या गुंड प्रवृत्तीच्या इसमाने पुंडलिक भालेराव यांच्या शेतीवर अतिक्रमण करून त्या ठिकाणी अवैधरित्या वीटभट्टी व्यवसाय चालू केलेला आहे। आम्ही खुलताबाद त्या संदर्भात पुंडलिक भालेराव यांनी तहसीलदार कार्यालय खुलताबाद इथे अनेक चक्रा मारल्या, अनेक निवेदन दिली, तरीसुद्धा त्यांची कुठल्या प्रकारची त्यांना त्या ठिकाणी तहसीलदार यांनी न्याय दिला नाही। त्यामुळे शेवटी त्यांना आपला जीव गमावला लागला, त्यांना आत्महत्या करावी लागली आणि त्यांनी आत्महत्याच्या सुसाईड नेटमध्ये लिहिलं होतं की माझा तहसीलदार कार्यालयाच्या वतीने माझ्या मागणीचा विचार होत नाही, त्यामुळे मी आत्महत्या करीत आहे। तरी तहसीलदार खुलताबाद याने कुठल्याही प्रकारची कारवाई केली नाही। त्यामुळे आम्ही तहसीलदार खुलताबाद यांना संघटनेच्या वतीने निवेदन दिलं की बाबा या पुंडलिक भालेराव या इसमानं आत्महत्या केली आहे, याच्यावर अन्याय झालेला आहे, यांच्या शेतजमिनीवर अतिक्रमण झालेलं आहे, ते तुम्ही पूर्णपणे त्यांना न्याय मिळवून द्या। परंतु तहसीलदार खुलताबाद याने कुठल्या प्रकारचा न्याय दिला नाही। त्यामुळे आम्ही जिल्हाधिकारी औरंगाबाद यांना निवेदन 4 ते 5 निवेदन दिले, तरी त्यांनी कुठल्या प्रकारची कारवाई केली नाही। त्यामुळे आज आम्ही या तहसीलदार खुलताबाद औरंगाबाद आणि जिल्हाधिकारी औरंगाबाद या कामचुकार अधिकाऱ्यांवर योग्य कारवाई करून या पुंडलिक भालेराव यांच्या कुटुंबाला न्याय मिळाला पाहिजे, यासाठी आम्ही आज विभागीय आयुक्त कार्यालय या ठिकाणी आम्ही निदर्शन करीत आहोत। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अवामी नुमाइंदों की कोताह अंदेशी शहर की तरक्की में बनी रुकावट। मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने की तनकीद। एयरपोर्ट ओवरब्रिज का काम रोकने का किया मुतालबा। पेट्रोल पंप पर शुरू किए जाएं टीका सेंटर। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने जिला कलेक्टर से किया मुतालबा। आज़ादी के लिए 23 जून 1857 को औरंगाबाद में भी लड़ी गई थी खूनी जंग। डॉक्टर शेख रमजान ने उजागर किया काबिल फख्र तारीख का बाब। और फीस के लिए दबाव डालने वाले स्कूलों पर होगी सख्त कार्रवाई। एजुकेशन ऑफिसर ने दिया इंतबाह। इसी के साथ एडीएन उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।